ये डॉक्टर उत्कर्ष, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपके पास में ऐसे कितने बच्चे आते होंगे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स निकलती होंगी इन जनरल? जैसे अभी रवि सर ने बताया कि 100 में से एक बच्चा ऐसा हो सकता है। और हम लोगों के पास जब बच्चे आते हैं तो जैसे सर ने बताया, कुछ होते हैं जो कि साइनोटिक हार्ट डिजीज के होते हैं, कुछ ए साइनोटिक हार्ट डिजीज के होते हैं। साइनोटिक हार्ट डिजीज वाले बच्चे देखने में नीले लगते हैं और ज्यादातर उनको उनकी थोड़ी ग्रोथ कम होती है, तो ये बच्चे जल्दी नहीं आते। लेकिन जो ए साइनोटिक हार्ट डिजीज के बच्चे होते हैं उनमें लंग्स में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत कॉमन पाया जाता है, तो ये बच्चे काफी कम उम्र में हम लोगों के पास आ जाते हैं। तो ज्यादातर बच्चे जो शुरुआत में आएंगे वो ए साइनोटिक हार्ट डिजीज के होते हैं, और जैसा सर ने बताया कि उनके अंदर जल्दी सर्जरी करना उनके लिए फायदेमंद रहता है। एक इम्पॉर्टेंट क्लू ये लोगों के मन में जाना चाहिए कि अगर बच्चे को पैदा होने के कुछ दिनों बाद जल्दी जल्दी सांस के इन्फेक्शन हो रहे हैं, निमोनिया हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चे का हार्ट इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके अंदर हार्ट डिजीज हो सकती है। डॉक्टर अंजू से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे फीटल एको जब कराते हैं तो हाउ मेनी टाइम्स यू फाइंड दी एनोमलीज हैं, फिर उनको काउंसलिंग कैसे करते हैं? बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द पेरेंट्स। जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो रिपोर्ट लेके जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग कैसे होती है? Yes, sir. First of all, when by echo, if we detect there is any heart problem in the fetus, first counseling by pediatric cardiologist is mandatory. Yes, that is very important. Better counsel the patient about what to do and what to expect. Yes. Yeah. And we are doing, हम लोग यही करते हैं कि उसको या तो जेनेटिक काउंसलर से कंसल्ट कराते हैं या फिर पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से, अगर कुछ डिटेक्ट हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली ही मैनेज करते हैं। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास से यदि वो लोग पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या सर्जन के पास नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या होता है कि वो लोग घबरा के टर्मिनेशन करवा लेते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि सिंपल लीजन्स हैव गॉट टर्मिनेटेड बिकॉज दे डिड नॉट गेट प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम द प्रॉपर पर्सन। और अब उसके बाद कई बार ऐसा देखने में आया है कुछ बच्चों कुछ फैमिली से बात होने में कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उनको प्रॉब्लम, मतलब नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, और जो बच्चा पिछली बार था वो सिंपल बीएसडी या टेट्रोलॉजी का बच्चा टर्मिनेट हो गया ये सोच के कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। तो इसलिए आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि क्योंकि सबसे पहले रिपोर्ट लेके आप ही के पास आते हैं ये लोग। सर मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं, मैं कभी पेशेंट के कहने से टर्मिनेट नहीं करती अनटिल अनलेस वो किसी सुपर स्पेशलिटी में दिखा के ना आए। हाँ, मैं नहीं करती सर टर्मिनेट, कभी नहीं। जो भी डिजीज कंजेनाइटल डिजीज आइदर हार्ट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो सर, अगर वो ट्रीटेबल है आफ्टर बर्थ तो हम उसको वैसे भी टर्मिनेट नहीं कर सकते केवल पेशेंट के बोलने से, और मैं करती भी नहीं कभी अनलेस वो जेनेटिक काउंसलर से ना मिल के आए या अगर हार्ट प्रॉब्लम है किसी पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से ना मिल के आए, मैं टर्मिनेट नहीं करती। उन लोग की कंसेंट से ही करती हूँ जब उन लोग वो कहते हैं तो कोई भी एनोमली हो आइदर हार्ट या और कोई ऑर्गन्स में भी हो। सम एनोमली है कि सर इवन वो फेटल है फॉर लाइफ लाइक एनेनकेफली वगैरह, तो वो तो हमें टर्मिनेट करना है। हाँ, वो तो खैर है, उसमें तो कोई बात। अदरवाइज सर मैं पर्सनली नहीं करती हूँ। डॉक्टर अंजू, किस टाइम पीरियड पे हम बच्चे की हार्ट बीट को पढ़ पाते हैं? आई मीन कि कितना टाइम हो जाता है प्रेगनेंसी का? 7 वीक्स में फीटल हार्ट बीट्स आ जाती है बाय एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवाजाइनल करें तो ये 5 to 6 वीक्स में फीटल हार्ट बीट आ जाती है। और अगर हम फीटल हार्ट कंडीशन देखें, एक अल्ट्रासाउंड होता है एंटी स्कैन, उसमें हम लोग न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी देखते हैं। कई पेशेंट को हम लोग वो भी एडवाइस करते हैं, अगर उसमें हमें कोई अबनॉर्मेलिटी दिख रही है तो उसमें हमें कंफर्म फीटल इको करवाना है टू कंफर्म द डायग्नोसिस अबाउट द हार्ट। तो एंटी स्कैन ये यूजुअली 3 मंथ्स में होता है, 12 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन हम लोग की जगह एक्चुअली छोटी जगह सर, हर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है यहाँ, लाइक एंटी स्कैन फीटल इको हम लोग उसी केस में करते हैं जिसमें हमें डाउट है या फिर पेशेंट को कोई हिस्ट्री है
या कोई पेशेंट को ही मदर या फादर को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, या किसी सिबलिंग को हार्ट डिजीज है, या पेशेंट को कोई इन्फेक्शन लाइक रूबेला इन्फेक्शन होता है प्रेगनेंसी में, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकता है। इस टाइप के पेशेंट को इवन हम लोग यहाँ से लखनऊ भेज के, बाहर भेज के एंटी स्कैन और फीटल इको करवाते हैं डाउटफुल केसेस में। हर पेशेंट में पॉसिबल नहीं है। सही बात है, बड़ा डिफिकल्ट है। डॉक्टर उत्कर्ष, कितने सारे बच्चे ऐसी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, कैसे आप उनके पेरेंट्स को कंसोल करते हैं? क्योंकि बच्चा बीमारी, हार्ट सर्जरी, ये सब बहुत बड़े बड़े शब्द लगते हैं। कितने कितने % बच्चे आते होंगे सर? जैसे अभी बात हुई थी कि 100 में से एक बच्चा ऐसा हो सकता है, लेकिन उनको ये चीज समझाना बहुत ही जरूरी होता है कि ज्यादातर जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, अगर बच्चा सरवाइव किया है उसके बाद, तो वो ट्रीटेबल हो सकती हैं, और टाइमली सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिथ होता है कि बच्चा कम से कम 1 साल से ऊपर का हो जाए, और पहले इस तरह के कुछ क्राइटेरियाज भी होते थे कि 10 किलो से ऊपर का बच्चा होगा तभी सर्जरी की उम्र में जाएगी। ही ऑपरेशन कराना है। हाँ, मतलब इस तरह के बहुत सारे लोगों के मन में रहती हैं बातें कि अभी तो बहुत कमजोर है बच्चा, अभी कैसे होगा। लेकिन हमारे पास 2 बहुत रिनाउंड कार्डियक सर्जन्स हैं, और मेरे ख्याल से सर लोग एग्री करेंगे इस चीज को कि इससे पहले कि हार्ट का डैमेज ज्यादा बढ़े, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या इस टाइप की प्रॉब्लम्स सेट इन हो जाएं, जहां पे परमानेंट डैमेज हो जाएगा हार्ट के अंदर, उससे पहले ही आजकल सर्जरीज रिकमेंड की जाती है, और उसके बाद बच्चे बहुत अच्छा वेट गेन करना और ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी होती है। और बहुत सारी आजकल कंडीशंस में सर्जरीज अवेलेबल हैं, और मेरे ख्याल से मल्टी स्टेज सर्जरीज भी अब खाली कॉम्प्लिकेटेड कुछ लीजन्स में ही ज्यादा रहती होंगी। आई थिंक सर लोग ज्यादा उसको बेटर बताएंगे। नहीं तो अदरवाइज जो कॉमन कंजेनाइटल हम लोग हार्ट डिजीज देखते हैं, वीएसडी सबसे कॉमन होती है, उसके अंदर तो एक स्टेज का प्रोसीजर होता है, और हम लोग के कई पेशेंट्स करवा के सर्जरी वापस आते हैं और बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इन बच्चों का वेट गेन बिल्कुल नहीं होता है। ये बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, थक जाते हैं, कमजोर रहते हैं, और अब ये क्राइटेरिया शायद इसीलिए चेंज भी हुए हैं, क्योंकि अब आप ये वेट करें कि बच्चा 10-15 किलो का हो, वो होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी की सारी एनर्जी तो खर्च हो जाती है उसके कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने में। तो इसीलिए चेंज हुए हैं, और सबके मन में ये जाना चाहिए कि अगर आपकी बीमारी डायग्नोज हुई है और उसमें वेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ एक होते हैं जिसे हार्ट की ओपनिंग्स कह सकते हैं, वो इतने छोटे साइज की होती हैं कि उनके लिए वेट किया जा सकता है, वो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है बच्चे को, तब वेट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो जल्दी से जल्दी सर्जरी प्लान करनी चाहिए। ओके। डॉक्टर रवि, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सबसे छोटे उम्र के किस बच्चे को ऑपरेट किया है की आपके एक्सपीरियंस स्पैन में? देखिए, ये डिपेंड करता है कि बच्चे को किस टाइप की कार्डियक प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है। तो जो सबसे जल्दी जिन बच्चों को ऑपरेट करना पड़ता है वो है, जिसको हम बोलते हैं टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन, जिसमें कि जो लंग से आने वाला सारा ब्लड लेफ्ट साइड के चैम्बर से जुड़ने के बदले राइट साइड के चैम्बर में जुड़ जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जो ये नली होती है जो कि इस ब्लड को ला रही होती है, उस नली में रुकावट होती है। तो ऐसे बच्चे जन्म के तुरंत बाद बहुत सिक हो जाते हैं, और इनके अंदर जो है वो लंग्स पूरे फ्लड हो जाते हैं, क्योंकि वो लंग्स से ब्लड निकल के बाहर पहुंच ही नहीं पाता है। और इन बच्चों these are the youngest children which we have to operate within 12 hours or definitely within 24 hours after birth. 24 hours after birth? हाँ, immediately after birth, because there is no other treatment for this child except to operate, put on cardiopulmonary bypass and do the surgery. Otherwise कोई तरीके से इन बच्चों की जान को नहीं बचाया जा सकता। तो ये ही एक ऐसी कंडीशन जिसको कि हम आज की तारीख में सर्जिकल इमरजेंसी कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन। एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसके लिए कि और कोई इलाज नहीं किया जा सकता। बाकी सब बीमारियों के लिए आजकल एक दवा आ गई है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं, और इस प्रोस्टाग्लैंडिन को देने से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कि हम लोग थोड़ा टाइम मिल सकता है हमको, कि 3-4 दिन के टाइम के बाद हम उन बच्चों को सर्जरी कर सकते हैं। और वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कि पीजीए जिसको बोलते हैं कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है,
उनमें हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन करना होता है। फिर जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टीएपीवीसीस होते हैं यूजुअली हम लोग 3-4 हफ्ते तक वेट कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रंकस आर्टेरियोसस के लिए भी 4 से 6 हफ्ते का टाइम रिकमेंडेड है। और जैसा कि अभी डॉक्टर उत्कर्ष ने बोला कि वीएसडी जो कि सबसे कॉमन डिजीज है, उसके लिए आजकल जो बच्चा सिम्टोमेटिक है वो 3 से 6 महीने की एज के बीच में ऑपरेट हो जाना चाहिए, चाहे उसका वजन 2 किलो भी हो, क्योंकि इन बच्चों में वेट गेन होना इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, दे विल कीप ऑन लूजिंग वेट। तो वेट का क्राइटेरिया अब नहीं है हम लोगों के पास। बच्चे का वजन 2 किलो होगा तो भी हम लोग उसको ऑपरेट करके अपने पीआईसीयू में उसका पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल कर सकते हैं। तो एक तो ये सोचना कि बच्चे को ज्यादा उम्र पे और ज्यादा वेट गेन करके ऑपरेट कराएंगे वो उसके लिए बेनिफिशियल है, ऐसा बिल्कुल गलत है। अब और उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस के बाद ऑपरेट कर देना चाहिए, ताकि उसका जो बाद का विकास है वो अच्छे से अच्छा हो सके, ताकि उसका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से अच्छा हो सके और फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सके। एक वीएसडी के ऑपरेशन के बाद एक साइंटिफिक पेपर है जिसमें कि ये प्रूव किया गया है कि विद इन 3 to 6 मंथ्स उनका वेट जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो कैचअप ग्रोथ हो जाती है, तो वो वेट वापस उसी ट्रैक पे आ जाता है जिस ट्रैक पे उनका उस उम्र के हिसाब से होना चाहिए था। विद इन 3 to 6 मंथ्स ऑफ सर्जरी दे कम बैक ऑन देयर नेचुरल वेट। बाकी बच्चों के बराबर हो जाते हैं।